जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग सब लेक्चर देख रहे होंगे। मैथ का भी लेक्चर पहले देखे होंगे। इसके पहले मैथ का ही लेक्चर चला है, मैथ का क्लास चला है, आप लोग सब कुछ देख लिए होंगे। अब बाबू अब हम लोग का है हिंदी। ऐसे हिंदी भी स्टार्ट होता है। हिंदी में क्या क्या कराने वाले ये सब तो आपको बता ही चुके हैं। सिलेबस हमको लगता है कि सब कुछ देख ही लिया होगा। मैथ साइंस सोशल सब कुछ चल ही रहा है। अब हिंदी का भी बारी है, थोड़ा हिंदी को भी पूछ किया जाए और संस्कृत को भी पूछ किया जाए। ये सभी तो 100 नंबर के हैं। तो डेली हम 5 सब्जेक्ट बुलाएंगे, ठीक है। आपका ये जो ये बाबू ये वाला फर्स्ट वाला मंथ है, इसमें आपका 3 में चलेगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपका 5 सब्जेक्ट डेली चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेमिना बना लीजिए, बोले तो ताकत बॉडी सॉडी बना लीजिए कि बैठने में एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा मजा हो जाए पढ़ाई करने में, ठीक है। आप लोग तैयार हैं? तो स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। आज जो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। किनका लिखा हुआ है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हो? एक बात बाबू लोग कहा थे नहीं, बहुत गरीब परिवार से आते थे। ये एक बहुत गरीब परिवार, बहुत बहुत गरीब परिवार से आते थे। बोले तो ये नीची जाति से आते थे, ठीक है। इनके एक स्टोरी बताते हैं। ये जब स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई करते थे ना, तो इनको स्कूल में अंदर नहीं घुसने दिया जाता था सब, और बोला जाता था कि तुम बाहर बैठे पढ़ो। बाहर जंगला के पास, खिड़की के पास बैठे पढ़ते थे। अगर इनको प्यास लगा है तो जिससे वो पानी वानी पीता था सब बच्चा, वो पानी पी नहीं सकते थे। वो बर्तन को वहाँ जो घड़ा रखा रहता था उसको छू नहीं सकते थे। वो कल को, इनार को, जो भी था कुआं था, उसको छू नहीं सकते थे। इतना इनके ऊपर पाबंदी लगाया गया था। क्यों? बस केवल जाति प्रथा के कारण। क्यों जाति प्रथा? तो इन या क्या थे, एक शूद्र जाति थे, ठीक है। इसलिए इनको पाबंदी लगाया था कि तुम पानी नहीं पी सकता है, तुम ये नहीं कर सकता है, तुम क्लासरूम में नहीं आ सकता है, तुम्हारा परछाई नहीं पड़ना चाहिए। इतना ज़्यादा इनका शोषण हुआ था, समझे। और ऐसे में पड़ गए हमारे देश के जो ये संविधान निर्माता बन गए। सोच लो कितनी बड़ी बात है। और तुम लोग को इतना साधन दिया जा रहा है, फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, तो बताओ कितनी बड़ी बात है ना। पार्ट्स ऑफ जोक। हमको भी पता है कि तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। स्टार्टिंग में इतना पढ़ाई करना ये बहुत ही हौसला का बात है। स्टार्टिंग में तो बच्चा सब केवल मस्ती मजाक में घुमाता है, लेकिन तुम पढ़ रहे हो तो ये बहुत हौसला का बात है। गर्व है, सैल्यूट है तुमको। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, टॉपर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। चलो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इनके बारे में, जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, इनके बारे में थोड़ा, इनकी जीवनी उन्नी के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। थोड़ा सा कैमरा को थोड़ा सा जूम कर छोटा कर देते हैं। दिख रहा है ना प्रेस? हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो देखो, बाबा साहब जब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था बाबू? तो अगर पूछ दे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। यह एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था बाबू? एक दलित परिवार में, ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा मानव मुक्ति के पुरोधा अर्थात जो मानव की मुक्ति के लिए, बोले तो क्षुद्र जाति को मुक्ति के लिए, क्षुद्र जाति जो है, जैसे देखिएगा अभी भी हरिजन होते हैं और भीमराव अम्बेडकर की पूजा करते हैं अपने घर में रख के। तो क्यों? ये उनके लिए एक बहुत ज़्यादा मिसाल, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये काम किए थे। संविधान के निर्माता में बहुत ज़्यादा उनको आरक्षण देकर बहुत ज़्यादा उनको ऊपर उठाए थे, और उनको बोले तो एक जीने के स्तर लायक बनाए थे। इसलिए उनको मानव मुक्ति का पुरोधा कहा थे, ठीक है। पुरोधा अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मतलब सुपठित जन मतलब अच्छा खासा पढ़ाई करने वाले लोगों में से एक थे, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए, ठीक है। उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए, ठीक है। प्राथमिक इस लाइन को याद रखिएगा, किसके सहयोग से वो अमेरिका गए पढ़ाई करने या फिर न्यूयॉर्क गए पढ़ाई करने? तो वो गए थे बड़ौदा नरेश के सहयोग से, ठीक है। इस बात क्लियर चलेगा। हाँ, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बताते चलते हैं ताकि आपका फटाफट ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चले, ठीक है। फिर वहाँ से लंदन गए, ठीक है। उन्होंने संस्कृत या धार्मिक, पौराणिक या पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक सिद्धांत स्थापना प्रस्तुत किए, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। सब मिलाकर सब मिलाकर आगे देखो, सब मिलाकर ऐतिहासिक मीमांसक, विद्वता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता थे, ठीक है। व्याख्याता अर्थात मतलब कहने का मतलब यही है, इस लाइन में आपको यही बताया जा रहा है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने इतना पढ़ाई किया कि वो धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्री, तुम्हारा शिक्षाविद और तुम्हारे धर्म दर्शन के
एकदम विख्यात, मतलब विख्याता हो गए, ठीक है, मतलब बहुत बड़े जानकार बोलो तो एक बहुत अधिक जानकार करने वाले को विख्याता बोलते हैं, वो हो गए, ठीक है। स्वदेश से में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, मतलब अपने देश में भारत में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज एवं राजनीति से बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों एवं स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनका मेन मोटो क्या था, तो जो स्त्रियां हैं, जो अछूत हैं, जो समाज में एकदम निम्न जाति के हैं, उनको समाज में स्तर दिलाना, उनको जीने लायक जीवन दिलाना, उनको बोले तो एक बढ़िया सा समाज में आदर्श रूपी जीवन जीने का अधिकार दिलाना, यही था मोटो। तो ये करते हुए हमेशा अपने जीवन में उन्होंने ये किया, ठीक है। उनके चिंतन एवं रचनात्मक मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन से थे बाबू? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। इस बात को याद रखिएगा। उनके जीवन में कितने कितने प्रेरणात्मक व्यक्ति थे? तो 3 थे। कौन कौन थे बाबू? एक थे बुद्ध, एक थे कबीर, एक था ज्योतिबा फुले, ठीक है, 3 वो थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका एवं एक निष्ठ समर्पण के कारण आज हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर पुकारते हैं, ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता किसको कहते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता हम किसको कहते हैं? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। और दिसंबर 1956 में उनका देहांत हो गया, मतलब दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया। जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था। पहले तो हम इतना समराइज कर देते हैं। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा मतलब वहीं से मध्य प्रदेश से करके, और प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश थे, उनके प्रोत्साहन से न्यूयॉर्क बोले तो अमेरिका चले गए पढ़ाई करने। अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद फिर वो लंदन मतलब इंग्लैंड गए। इंग्लैंड पढ़ाई करके बाद जब भारत आए तो उन्होंने बहुत से सामाजिक सुधार लायक कार्य किए, ठीक है। उसके बाद उनके जीवन में बहुत से समाज व्यक्ति, मतलब उनके जीवन में बहुत सारे प्रेरक व्यक्ति थे, जिनमें से मुख्य थे कबीर, ज्योतिबा फुले और आपका बुद्ध, ठीक है। इतने 3 व्यक्ति उनके जीवन में थे। और वो उनका निधन कब हो गया? तो उनका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था, ठीक है। इतना खत्म। अब बाबा साहब के अनेक पुस्तकें लिखी हुई हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम बताते हैं, उसको याद रखिएगा, ठीक है। पहला आपका इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एक बात बताते हैं आपको, जितने भी इनका इंग्लिश में पुस्तक आएगा ना, आप हिंदी आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे अधिक हिंदी का जो बुक में सबसे अधिक कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है तो यही लिखे हुए हैं। इंग्लिश का देखिएगा तो उसमें से 90% श्योर है कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मार दीजिएगा। केवल 10th क्लास के बता रहे हैं, इसके ऊपर नहीं, ठीक है। द कास्ट इन इंडिया, ठीक है, द कास्ट इन इंडिया इनका लिखा हुआ है। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, ठीक है। द अनटचेबल, हु आर दे एंड हु आर सूत्रास, ये 3 को इनकी रचना है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये भी इनकी रचना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, जिसको इसको हम लाइन करते जा रहे हैं उसको लिखते जाएगा, बहुत आसान है बाबू। द राइज एंड द फॉल, ये बाबू पूछा था अभी 2024 में। द राइज एंड द फॉल द हिंदू वीमेन, द राइज एंड द फॉल द हिंदू वीमेन, ठीक है, यही है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हिंदी का उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। पूछ दे बाबू आपसे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय है कितने भागों में व्याख्यात हुआ? तो 21 भागों में, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो विख्यात भाषण है, ठीक है, ये जो विख्यात भाषण है वो कहाँ है? द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो ललाई सिंह यादव ने, याद रखिएगा किसके ने किया है? तो ललाई सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया, ठीक है। हिंदी में नाम क्या है? जाति भेद का उच्छेद, जाति भेद का उच्छेद इसका हिंदी में नाम आया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। किंचित साथ लिया, अरे किंचित साथ लिया यह भाषण जाति पाति तोंडक मंडल, जाति पाति तोंडक महल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया, परंतु इसकी क्रांतिकारी पृष्ठ से आयोजकों का पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गई।
देखो जो ये भाषण है तुम्हारा, ये भाषण कब आयोजित हुआ था बाबू? तो सन 1936 ईस्वी में आयोजित हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से ना होने के कारण यह तुम्हारा जो भाषण है वो रू को रद्द कर दिया, मतलब बंद हो गया, नहीं हो पाया भाषण, ठीक है। इधर गया, रद्द कर दी गई। हाँ, प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज के श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अविष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा और मानवीय नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसका अवस्थास्कार प्रकृति पर भी, यहाँ पर भी संदर्भ विविधता का दृष्टिकोण उभार सकता है। भारतीय लोकतंत्र की भावी नागरिकों का के लिए यह एक प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है। अब देखिए बाबू, आप लोग जो ये चैप्टर है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहला चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक है। अब तो हम लोग ने उनके बारे में देख लिया, उनके बारे में आप एक बात बताओ, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। उनका सबसे इम्पोर्टेंट लेखन क्या था बताओ? तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट लेखन था तुम्हारा हु आर दे, हु आर सुधराज, द कास्ट ऑफ एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। फिर से बता देते हैं कौन कौन सा इसमें से लिख लीजिएगा, उसको याद रहेगा, 3 को बस लिखना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, जिसका हिंदी रूपांतर नलाई सिंह यादव ने किया था। एक सेकंड और, यहाँ पे है, किसने? द कास्ट इन इंडिया, ठीक है, एंड देयर मैकेनिज्म, ये वाला याद रख लीजिएगा। उसका द अनटचेबल एंड हु आर दे एंड हु आर सुतराज, ठीक है, ये तुम्हारा। उसके बाद तुम याद रख लेना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। और इसके बाद द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ठीक है। इतना बस याद रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और एक और बात, अगर इंग्लिश में कोई भी तुमको आए ना, तो उसमें लगभग 90% तुम्हारा अम्बेडकर साहब का होता है। कैसे इंग्लिश में इन्होंने ज़्यादा रचना की है, इनके अलावा बहुत कम ही लोग रचना किए हैं हमारे बुक के अनुसार, ठीक है। देखो हम लोग जो चैप्टर है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि अब यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक है, ठीक है। जातिवाद होता क्या है बाबू? एक बात समझो, जातिवाद का अर्थ होता है ना, मतलब किसी को उसके जाति के प्रति, किसी को उसके जाति के कारण या तो बढ़ावा देना, या तो उसको नीचे गिराना, या तो उसको शोषण करना, या फिर उसके बारे में गलत सलत अफवाहें फैलाना। ये इस जाति का है तो यही कर सकता है। तो जातिवाद का अर्थ यही होता है कि आप किसी भी जाति को, किसी भी इंसान को उसके जाति के प्रति, उसके धर्म के प्रति आप उसको भड़का रहे हैं, तो वहाँ पे जातिवाद हो रहा है। तो जातिवाद यह कहने का मतलब है कि यह विडंबना की बात है, ये बहुत दुख की बात है कि आज के समय में भी, इस नवयुग में भी लोग जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, ठीक है। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक जो सभ्य समाज है, ये कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ठीक है। चूंकि जाति प्रथा भी एक श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें इसके लिए कोई बुराई नहीं है। देखो पहले जो वर्ण विच्छेद आया था ना, वो आया था किस लिए? कार्य कुशलता को लेकर के, जो इंसान जो कार्य अच्छा कर पाएगा वो उस कैटेगरी में रहेगा। मतलब कोई बहुत अच्छा तरीका से पेंटिंग कर रहा था, बहुत उसका कलाकारी था तो उसमें कर रहा था। कोई युद्ध में ज़्यादा कौशल में निपुण था, कोई युद्ध कला में ज़्यादा निपुण था तो वो अपना क्षत्रिय बन गया। जो कोई वेद में ज़्यादा निपुण था वो अपना ब्राह्मण बन गया। लेकिन धीरे धीरे लोग क्या किया, ब्राह्मण को आगे, क्षत्रिय को उसके नीचे, और शूद्र को जो छोटा मोटा काम कर उसको शूद्र कर दिया, उसको नीचे कर दिया। तो यही कार्य कुशलता को लोग धीरे धीरे करके जातिवाद में बदल दिए, जो कि आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। और इसी के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं, बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। देखो बाबू, जाति प्रथा जो है ना, वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में क्या अंतर होता है सर? तो सर श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में यही अंतर होता है। जो श्रम विभाजन होता है उसमें जो मजदूर होते हैं या फिर जो भी काम करने वाला इंसान होता है सामने वाला, उसको आप उसके जाति के आधार पर बांट देते हैं, ठीक है। उसके कर्म के आधार पर बांट देते हैं, वो जैसा काम करता है उसी आधार पर बांट देते हैं। लेकिन जो श्रमिक विभाजन होता है
उसमें क्या करते हैं, आप जो सामने वाला काम कर रहा है उसको बांटते हैं। श्रम विभाजन में क्या होता है, जो काम होता है उसको बांट देते हैं, और श्रमिक विभाजन में काम करने वाले को बांट देते हैं, यही अंतर है। अर्थात मतलब अगर कोई काम करने गया, कोई पुरुष, ठीक है, कोई व्यक्ति काम करने गया, लेकिन उसके सामने दो काम है। एक काम क्या है, एक काम है कि नाली साफ करना, और दूसरा काम है वेद का उच्चारण करना, ठीक है, दो काम है। लेकिन काम दोनों कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, काम दोनों है। एक से मन की सफाई होती है और एक से तन की सफाई होती है। तो मन की सफाई करने वाला आदमी बड़ा हो जाता है, और तन की सफाई मतलब आसपास की सफाई करने वाला इंसान छोटा होता है। तो इसको इतना बुरा बता करके और इसको पोषक किया जाता है ताकि लोगों के अंदर भावना फौरे। आज भी लोग श्रम विभाजन को बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं, समझे ना। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में देखो जो तुम्हारा श्रम विभाजन है, जो श्रम विभाजन है वो निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन आवश्यकता है कि आप काम को बांट दीजिए, मतलब कोई नाली साफ कर देगा तो कोई ये कर देगा तो कोई वो कर देगा, श्रम विभाजन की आवश्यकता है। परंतु सभ्य समाज में श्रम विभाजन की आवश्यक व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, ठीक है। तो इसका मतलब यही बोल रहा है कि श्रम विभाजन की आवश्यकता तो है समाज में, लेकिन श्रमिक विभाजन की आवश्यकता नहीं है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच कर देती है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो श्रम विभाजन है ये जो लोगों को ऊंच नीच कर देती है, उनके जाति को ऊपर नीचे कर देती है, और उनके अंदर भेदभाव की भावना को उत्पन्न कर देती है, ठीक है। विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, जो कि यह विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। आप ब्रिटेन में कभी नहीं देखोगे कि इस जाति के लिए उधर मार दिया गया, उस जाति के लिए उधर मार दिया गया, जातिवाद पे लोग लड़ रहे हैं। ये बस हमारे भारत में ही हो रहा है, विश्व में कहीं भी नहीं होता है। जाति प्रथा का यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब देखो, जैसे तुम्हारा काम मन कर रहा है, तुम जैसे मान ले कि तुम एक हो ब्राह्मण कुल से, ठीक है, मान लेते हैं तुम एक हो पंडित कुल से, ठीक है। तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं, मैं क्या करूंगा, तो मैं पढ़ाई लिखाई करके और बॉर्डर पे जाऊंगा, लड़ाई कर लूंगा, युद्ध करूंगा। तो वो कौन सा हो गया, वो तुम्हारा हो गया क्षत्रिय कुल का काम। लेकिन तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको कहा गया कि नहीं, तुम युद्ध नहीं कर सकते, तुम बस बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, वेद का उच्चारण कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन युद्ध नहीं कर सकते। तो तुम्हारे रुचि का दमन हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारे रुचि को गला घोट के मार दिया कि नहीं मार दिया गया। वो ऐसा ही होता है बाबू, कि जब श्रम विभाजन होता है ना, तो वहां पे होने वाले कार्यों को, होने वाले रुचियों को दबा करके मार दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो, कुशल व्यक्ति सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है। जो कुशल व्यक्ति होता है, जो कुशल व्यक्ति या जो सक्षम श्रमिक होता है, उसका समाज के निर्माण करने के लिए आवश्यक है। हम व्यक्तियों की क्षमता की सीमा तक विकसित करें, जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करे, ठीक है। और जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आगे चल के आप ही डिसाइड करिए कि हमको रेलवे में जाना है, हमको यूपीएससी देना है, हमको बैंकिंग में जाना है, या फिर हमको डीएम बनना है, क्या करना है वो आप ही नहीं डिसाइड कीजिएगा। आपके कर्म के अनुसार आप जितने पढ़ेंगे उस अनुसार आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, उस अनुसार आपको नौकरी या फिर उस अनुसार आपको सर्विस दिया जाएगा। तो वही होता है कि जो श्रम विभाजन होता है ना, वो तुम्हारे क्षमता को, तुम्हारे सूक्ष्म जो श्रमिक होता है, जो तुम्हारे आवश्यकता है, जिसे तुम जो करना चाहते हो, तुम अपनी क्षमता के अनुसार वो तुम्हारे काम दिया जाता है। लेकिन यही तुमको पहले नहीं दिया जाता, श्रमिक विभाजन पर ये बंद हो जाता है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा एक दूषित सिद्धांत है। ये सिद्धांत बढ़िया है, लेकिन जाति प्रथा क्या है, एक तो दूषित सिद्धांत। जाति प्रथा क्या है बाबू, एक तो तुम्हारा वो दूषित सिद्धांत है। समझ में आ रहा है ना। इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे का दृष्टिकोण, जैसे माता पिता का सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही आर्थिक अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देता है। पहले देखे थे, पहले अगर कोई मजदूर है तो उसके जो बच्चे होते थे, उसके जो फैमिली वाले लोग होते थे, ऊपर बच्चा पैदा हुआ उसको भी मतलब थोड़ा काम लायक हो गया तो उसको भी मजदूर बना दिया गया। कह दिया गया, अभी बच्चा गर्भ में है तब वो कह दिया कि हाँ ये खेती ही करेगा, इनका खेती ही करेगा, पहले ही उसको मजदूरी सौंप दिया गया। तो इससे मजदूरी हो जाता था, इसे मजदूरी नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी भी होता था, ठीक है। अब आगे देखो, जाति प्रथा
पैसे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण से ही नहीं बल्कि कर पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। अब आपको कोई इंसान अगर लग रहा है मोची का घर का है और वो भी बच्चा आके मोची वाला काम करने लगा, तो उसके बाद वो बच्चा अगर चाहे कि और कोई काम करे तो उसको कर पाएगा नहीं, तो उसको जीवन भर के लिए क्या कर दिया गया, उसी काम से बांध दिया गया। भले ही पैसा उपयुक्त या फिर अपर्याप्त ना होने के कारण वह भूखा ही मर जाए। ठीक है। आधुनिक युग की यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। ठीक है। हिंदू धर्म की जाति, एक सेकंड, हिंदू धर्म की जाति किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। ठीक है, भले ही उसमें परंपरागत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। देखो, जो आपकी हिंदू धर्म है वो ऐसा कभी नहीं कहती कि अगर आपका पैतृक पेशा नहीं है तो आप मत कीजिए। जैसे मेरे पिताजी सेलर चलाते हैं, तो वो हमारा जो हिंदू धर्म है वो कभी नहीं हमको बताता, वो कभी हमको नहीं कहता कि तुम भी क्या करो, तुम भी सेलर ही चलाओ, तुम भी क्या करो, तुम भी वही मजदूरी करो, तुम भी वही नौकरगिरी करो। ये हमारा हिंदू धर्म, समझ में आ रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है कि हमारा हिंदू धर्म कभी हमको नहीं कहता कि आप यही काम करो। कोई भी धर्म नहीं कहता कि जो तुम्हारा पैतृक पेशा है वही काम करो। लेकिन हमको इस बुक में वही लिखा है, बाबा साहब अपने भाषण में वही बोल रहे हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो कभी नहीं कहता कि अगर आपको बचपन से यही काम मिला, आपके माता पिता ने यही किया, आपके माता पिता ने किसानी किया, आपके माता पिता ने कोई और काम किया है, अगर मजदूरी ही किया है, तो आपको कभी नहीं कहता कि आप भी वही काम करो, आप भी वही मजदूरी करो। आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप जो चाहे वो कर सकते हो अपने क्षमता, अपने औकात के अनुसार, मतलब अपने कुशलता के अनुसार। औकात बोले तो यहाँ पे पैसा सब आता, मेन बात। ठीक है। जाति प्रथा को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में मान देती, तो हो चुका है ना। देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। इतना तक तो हो गया था, इतना तक बढ़िया समझ में आ गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन जो होता है वो दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जो श्रम विभाजन है वो जाति प्रथा से गंभीर है, मतलब जाति प्रथा जो दोष है उससे युक्त है। जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा, एक सेकंड, जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन और मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। ठीक है। इस प्रकार हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि यह बहुत लोगों को निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था करते हैं। देखो, अगर तुमको बताओ, तुमको कहा जाए कि तुमको पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है, ठीक है, मान ली तुमको पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे बाप दादा जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, नॉर्मल भाषा में तुम्हारे जो पापा जी दादाजी हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, तो तुमको भी कहा जाए तुम भी नहीं पढ़ लिख सकते, तुम भी कुछ नहीं कर सकते, तुम भी मजदूरी करोगे, तुम भी वहीं दुकान चलाओगे, तुम भी वहीं खेती करोगे, तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? तुम्हारे रुचि के खिलाफ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहीं यहाँ पे भी जाति प्रथा में बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग हैं वो उनको उत्पीड़न, गरीबी के उत्पीड़न के कारण वो अपने रुचि के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं। अगर उनका रुचि कुछ करना है तो अपने गरीबी के लिए, वो अपनी गरीबी के कारण, वो अपने उत्पीड़न के कारण नहीं कर पाते हैं, जो कि एक साथ केवल व्यवस्था का कारण है। ठीक है, ये क्या है? एक व्यवस्था का कारण है। ऐसे स्थिति स्वतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने एवं कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारा मन है कि हम जाकर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर के लोग जबरदस्ती तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक वो सपोज कर लो, तुम्हारा मन है कि हम काम करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर के लोग जबरदस्ती बिजनेस में तुमको पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा।
वैसे ही अगर कोई इंसान को किसी अलग काम में मजा आ रहा है, कोई लग रहा है कि हाँ हमको दूसरे काम में रुचि है, किसी को लग रहा है कि हमको क्रिकेटर में मजा है, हम क्रिकेट खेलना अच्छा जानते हैं, हमको अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना, बढ़िया खेलते हैं, उसको कहा है तुम बैठे 24 घंटा पढ़ो, तुम टॉपर बन, तो क्या वो पढ़ पाएगा? उसको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट? समझ में तो आएगा, लेकिन उसको रुचि नहीं जागृत होगी। तो इसीलिए वो क्या करेगा, अपने काम काटेगा, वो उसी पढ़ाई का टाइम करते हुए बड़ी यूट्यूब खोल लेगा, रील देखने लगेगा, कुछ ना कुछ करते हुए टाइम बर्बाद करते हैं, वैसे वो अपना टाइम काटेगा। तो वही होता है जब किसी को उसके चाहत के अनुकूल, उसके मतलब मांग के अनुकूल सब काम नहीं दिया जाता है, तो वही होता है उसके साथ हमेशा उत्पीड़न, समस्या, विभिन्न प्रकार के कार्य ये सब लगे रहते हैं, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। ठीक है, क्योंकि यह एक मनुष्य का स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मविश्वास शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू? इसका हम पाठ अरे कितना बचा है रे? अरे खत्म होने वाला है, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। ये जो हमारा समस्या है इसका रचनात्मक पहलू क्या है उसको मैं लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा का आलोचना सुनकर आप मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जातियों के विरुद्ध हूँ, जातियों के तो विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर पूछ रहे हैं कि अगर आपसे हम कहें कि इतना जाति प्रथा खराब है, इतना जाति हानिकारक है, तो आप हमसे पूछेंगे ना कि ठीक है मान लिया आप बोल रहे हैं इतना खराब है, तो आप ही बताइए ना जाति प्रथा मतलब समाज आदर्श समाज क्या होता है? कौन सी उसमें प्रथा चलनी चाहिए? प्रथा तो कोई नहीं चलनी चाहिए। कौन से उसमें कार्य होने चाहिए, कौन से उसमें नियम होने चाहिए? कुछ तो नियम कानून होगा ना, कुछ तो कायदा कानून होगा। तो आदर्श समाज का रूल क्या, आदर्श समाज होता क्या है, इसके बारे में बताए। तो मेरा उत्तर होगा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किस पर होगा बाबू? स्वतंत्रता पर, समानता पर, भ्रातृत्व पर। देखो तीनों का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता मतलब अगर चाह रहे हैं आप कोई काम करने के लिए, तो आपको उस काम के लिए सपोर्ट मिले, आपको उस काम के लिए स्वतंत्रता मिले, आपके परिवार, आपके समाज आपको उस काम के लिए स्वतंत्रता मिले। जैसे तुम नीची जाति से मतलब कोई शूद्र जाति से है, अगर वो चाह रहा है पढ़ के वेद पढ़ के बढ़िया से प्रवचन मतलब वेद का उच्चारण करने का, बढ़िया से वेद का ज्ञान का बांटने का, तो वो कर सके अपने रुचि के अनुसार। अगर उसको उसमें रुचि है तो अपने रुचि के अनुसार उस काम को कर सके। तो आदर्श समाज होता क्या है? आदर्श समाज यह समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, आपको स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप किसी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे तो आप किसी धर्म के बारे में बड़ाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ बुराई उतना ही करें जितना आवश्यक हो। आप हमेशा दूसरे धर्म की आलोचना नहीं कर सकते हैं, आप अपने ही धर्म के बारे में बुराई या भलाई कर सकते हैं, हमारा संविधान है। आप किसी अन्य धर्म की बुराई नहीं कर सकते, आप बस अपने धर्म की अच्छाई या बुराई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ना कि हम बोल दिए तो आप फटाफट दूसरे धर्म के बारे में बुराई करना स्टार्ट कर दिए, नहीं, ये गलत बात है। अपने घर में पहला रोशनी जलाओ, फिर समाज को रोशनी दिखाना। पहले अपने घर में मौजूद होना चाहिए, पहले अपना घर प्रकाशित होना चाहिए, तब न जाके समाज को प्रकाशित करोगे। पहले कुछ तो जिंदगी में खुद उखाड़ो, उसके बाद ना दो लोग को सिखाओगे, होना चाहिए ना। तो यही होता है, यह ठीक नहीं कि बल्कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को या आपत्ति हो सकती है। भाईचारे में किसी को आपत्ति हो सकती है, जिसे क्या चल रहा है आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी में। भाईचारा के कारण वहाँ पे मतलब फैमिलीवाद के कारण, परिवारवाद के कारण वहाँ पे बहुत से दिक्कत हो गया उनका, मतलब बोले तो पार्टी डूबने जा रहा है, मतलब बोले तो लंका लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम पार्टी के तौर पे नहीं देख रहे, इसको नॉर्मल तौर पे अगर किसी को बुरा नहीं लगा, वो मान सकते हैं, सब कोई भारतवासी हैं, किसी को बुरा नहीं लगा। और नॉर्मल बात हम एज ए एग्जाम्पल लिए हैं कि जिससे उसमें परिवारवाद चला है, वैसे ही परिवारवाद अगर चलेगा तो दिक्कत होगा। अगर पार्टी में सही कैंडिडेट को ना उतारा जाए, सही कैंडिडेट को ना दिया जाए, तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए बोले हैं। क्या यार ठीक नहीं? अरे ठीक है, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता नहीं होनी चाहिए, इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संरक्षित हो सके। ठीक है, ऐसा समाज बहुविध हितों में सबका, ऐसा समाज किधर गए, ऐसा समाज बहुविधों में सबका किधर गए, सबका होना चाहिए, सबका भाग होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा, तथा उन सबको उनकी रक्षा के लिए प्रति सहज रहना चाहिए। सामाजिक जीवन आपका संघर्ष के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। ठीक है, तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्ते लोप होना चाहिए। बाबू देखो, जब दोस्त बनाओ तो उसको परख कर, उसको विश्वास के साथ बनाओ,
अगर एक बार दोस्त बना लिए तो उसको बार बार फालतू फालतू में उसको झमेल नहीं देना है। अगर आप बना रहे हो तो आपकी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जैसे दूध और पानी की होती है। अगर तुम्हारा जो दूध है उसमें तुम पानी मिला दो, फिर भी दूध क्या करता है, अपना रंग देकर के पानी का रंग बदल देता है। तो ऐसी मित्रता, ऐसी भाईचारा होनी चाहिए कि अपने रंग से दूसरे को रंग दे। हम अगर अच्छे हैं तो दूसरा अगर बुरा है तो उसको अच्छा अपने जैसा बना ले। ना कि हम बुरे हैं, हम मार रहे हैं, धोखा धोखा चिल्ला रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसको भी वही सिखा दे। नहीं, हम अच्छे हैं तो हम उसको सिखा दे, अगर वो अच्छा है तो हम उससे सीख ले। बुराई का बंटवारा ना करके अच्छाई का बंटवारा किया जाए। ठीक है, चलिए। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा का एक ऐसा रीति एवं समाज के सम्मानित सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र क्या है, यही एक समाज का मिलीजुली और आदर्श समाज का एक नाम है। ठीक है, इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका जो साथी है, आपका जो सहकर्मी है, आपका जो सहपाठी है, आपके जो सहयोगी हैं, मतलब जो भी आपके साथ काम करने वाले, पढ़ाई करने वाले, मित्रता व्यवहार करने वाले जो भी लोग हैं, उन सब के साथ एक बोले तो न्यायपूर्ण, एक बोले तो एक मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। उन सब के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब रखना चाहिए। बाबू, आज जो हम लोग का क्लास था इसमें हम लोगों ने क्या देखा, श्रम विभाजन, जाति प्रथा के बारे में हम लोगों ने देखा। क्या होता है श्रम विभाजन, क्या होता है जाति प्रथा, क्या क्या हम लोगों ने सीखा, बहुत सी चीज़ें सीखा। राइटर के बारे में सीखा, राइटर के लेखक के बारे में हर चीज़ सीखा हमने आज के। और कल वाला जो, इसके बाद कल वाला जो सेशन आएगा उस सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं बाबू, तो उस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो ये जो चैप्टर है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा लाएंगे। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से भी रहेगा और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव सीरीज से भी रहेगा। उसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए जाएंगे और आपको बढ़िया से डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए। और इसके बाद, हाँ, इसके बाद साइंस का सेशन आने वाला है, उसको जुड़ना मत भूलना। शाम को सोशल का भी सेशन आया, इसके पहले मैथ हुआ है, अभी हिंदी चल रहा है, फिर इसके बाद साइंस आने वाला है, फिर उसके बाद सोशल होगा। चारों क्लास अभी चलेगा लगातार 10th वालों का। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से आप लोग का 5 हो जाएगा, डेली 5 चलने लगेगा, संस्कृत भी ऐड हो जाएगा। तो जुड़ना मत भूलना, डेली 5 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बोले ना 7 मंथ के अंदर तुम लोग सिलेबस कंप्लीट करने का, तो कंप्लीट करा के रहेंगे। ठीक है, और मैथ में 4 बुक पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।